हैं। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है जो बेसिकली आप डाटा हैज़र्ड्स के तौर पे इनको सॉल्व कर सकते हैं कि डाटा हैज़र्ड्स कैसे सॉल्व होते हैं। लेट्स से ये 4 इंस्ट्रक्शंस की एक एग्जांपल है। इसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं तो बता सकते हैं हैज़र्ड्स कहाँ कहाँ पे। लेट्स प्रोसेस दिस 4 इंस्ट्रक्शंस इनिशियली। ये 4 इंस्ट्रक्शंस का एक पेयर है। इसमें हैज़र्ड्स कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ पर है। 1 2 में हैज़र्ड है। 1 2 में जो हैज़र्ड है उसका सोल्यूशन क्या होगा। बाय द वे है कौन से ऑपरेंड की वजह से, रजिस्टर 2 की वजह से है ना। रजिस्टर 2 की वजह से हैज़र्ड है इंस्ट्रक्शन 1 और 2 में, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और कौन सा हैज़र्ड है। अगेन 3 4 में भी रजिस्टर 2 की वजह से हैज़र्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। एक इंस्ट्रक्शन पेयर ये है और एक इंस्ट्रक्शन पेयर ये है। दोनों के केस में लोड स्टोर और लोड स्टोर आ रहा है। दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो लोड स्टोर की तरह के ऑपरेंड्स हैं। तो लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शन है और ऑपरेंड दोनों में रजिस्टर 2 है, लेकिन ऑपरेंड जो यूटिलाइज हो रहा है बाद में आने वाली इंस्ट्रक्शन में वो डिफरेंट स्टेज पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्ट्रक्शन 4 की बात करता हूँ, इंस्ट्रक्शन 4 में रजिस्टर 2 कब चाहिए। हाँ, एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए ना। इंस्ट्रक्शन 4 में एड्रेस कैलकुलेट होता है ना। एड्रेस कौन सा कैलकुलेट होगा, बेसिकली वो इसको चाहिए होगा ना। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ हमें R2 + 100 कैलकुलेट करना है। इस एड्रेस से हमने डाटा को उठाना है और इसको हमने लेके जाना है उसमें। लेट्स से मतलब रजिस्टर 5 की वैल्यू हमने इस एड्रेस में सेव करवानी है। ये सिनेरियो है। तो पहले प्रोसेसर एड्रेस कैलकुलेट करेगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन के थर्ड क्लॉक साइकिल में एड्रेस कैलकुलेट हो जाता है। ये सिनेरियो है अब लास्ट इंस्ट्रक्शन के साथ। मतलब अगर इसको मैं यहाँ पर बताऊँ तो जो ये एड्रेस कंप्यूटेशन है ये बेसिकली थर्ड क्लॉक साइकिल में होगी या एग्जीक्यूशन स्टेज में होगी। वेयर एज अगर मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो इस केस में हमें R2 की वैल्यू कब चाहिए होती है, जब मेमोरी में हमने राइट करवाना है। एड्रेस कंप्यूटेशन तो इंडिपेंडेंटली हो जाएगी R0 + 100 से। तो हमें मेमोरी एक्सेस स्टेज में जब हमने मेमोरी में डाटा राइट करवाना तब हमें चाहिए। मैं इसको ऐसे करता हूँ कि लेट से पहली इंस्ट्रक्शन आ जाती है। दूसरी इंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, लेट्स सी इसमें हमें कुछ डिले देना पड़ेगा। मेमोरी वाला डाटा कब अवेलेबल होगा, मेमोरी की आउटपुट पे ना, मेमोरी स्टेज के आउटपुट पे। इसका मतलब है इफ़ आई राइट इट डाउन हियर 1 2, तो फोर्थ क्लॉक साइकिल के बाद मुझे ऑपरेंड मिलेगा, जो इस केस में बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि लेट से R4 + 123 जो लोकेशन है, इस लोकेशन से डाटा मेमोरी से रीड हो जाएगा फोर्थ क्लॉक साइकिल के बाद। ठीक है, तो ये डाटा मैंने R2 में राइट करवाना है और अगली इंस्ट्रक्शन ने यही डाटा मेमोरी में राइट करवाना है। अब अगली इंस्ट्रक्शन ने ये डाटा कौन से क्लॉक साइकिल में मेमोरी में राइट करवाना है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में। एग्जीक्यूशन स्टेज में स्टोर टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है वो एड्रेस कैलकुलेशन करती है ना। तो एड्रेस कैलकुलेशन तो वो थर्ड स्टेज में बेसिकली वही क्लॉक साइकिल 4 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्लॉक साइकिल 4 में एड्रेस कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, एड्रेस कैलकुलेशन हो रही है, ऑपरेंड नहीं कैलकुलेट किया अभी उसने, या ऑपरेंड उसको नहीं चाहिए। ऑपरेंड उसको बेसिकली मेमोरी स्टेज में चाहिए, तो पाँचवीं क्लॉक साइकिल में डाटा चाहिए उसको जो फोर्थ क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे अवेलेबल है। तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या हमें डिले देने की ज़रूरत है। डिले की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिकली डाटा डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं फोर्थ क्लॉक साइकिल से फिफ्थ क्लॉक साइकिल में, मेमोरी टू मेमोरी फॉरवर्ड हो जाएगा फर्स्ट 2 केसेस में। ठीक है, जो पहले दो केसेस में जो डाटा है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन 1 का डाटा इंस्ट्रक्शन 2 में आप फॉरवर्ड कर देंगे विदाउट एनी डिले। मेमोरी स्टेज से मेमोरी स्टेज में डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा। फाइन, ओके। हाउ अबाउट इंस्ट्रक्शन 3 और 4। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। मैं क्या यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे दे सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है।
2 3 का कोई मसला नहीं है, 1 3 का कोई मसला नहीं है, तो दिस वर्क्स फाइन। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं यहाँ पे। थर्ड के बाद अब क्वेश्चन आता है कि इधर 4 इंस्ट्रक्शन कैन बी फैच देयर और नॉट। चौथी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ सकती है। 3 4 में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डाटा हज़र का कॉन्फ्लिक्ट है, रजिस्टर 2 का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, रजिस्टर 2 का कॉन्फ्लिक्ट है। अब आप ये देखें कि मुझे रजिस्टर 2 अवेलेबल कब होता है और मुझे यूज़ कब करना है। तो इंस्ट्रक्शन 3 को अगर मैं प्रोसेस करता हूँ, तो इंस्ट्रक्शन 3 की मैं यहाँ से एक एरो लगा लेता हूँ कि इस स्टेज की आउटपुट पे दिस इज़ एक्चुअली क्लॉक साइकिल 6 क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे डाटा जो है वो अवेलेबल होगा। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। हाँ, R2 अवेलेबल होगा छठे क्लॉक साइकिल में। ठीक है, छठे क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे। और मुझे फोर्थ इंस्ट्रक्शन में R2 कब चाहिए? एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए ना। और इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज एक्चुअली वही बनती है, क्लॉक साइकिल 6 ही बनता है, राइट। तो फिर क्या करेंगे? मुझे यहाँ पे डाटा चाहिए छठे क्लॉक साइकिल में, और छठे क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे डाटा अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको 1 क्लॉक साइकिल का डिले देना पड़ेगा। ये साइकिल हम वेस्ट करेंगे, और ये जो इंस्ट्रक्शन फैचिंग है इस इंस्ट्रक्शन की, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। तो अगर मैं फैच इस स्टेज में कर लेता हूँ, फैच डिकोड और एग्जीक्यूट में करता हूँ बेसिकली, अगर लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन का 7th क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूशन स्टेज आती है तो फिर ये पॉसिबल है। अब अगर 7th में एग्जीक्यूशन आ रही है तो फिर हम कर ये सकते हैं कि इसका डाटा जो है बेसिकली मेमोरी स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज में डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड में दो दो तरह के फॉरवर्ड हैं। एक फॉरवर्ड ये होगा कि अगर लोड स्टोर में अगर बाद स्टोर वाली इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड R2 डाटा इस तरह से रीड करना है कि वो डाटा मेमोरी में राइट करवाती है, अगर अगर डाटा फोर्थ क्लॉक साइकिल में यूज़ होना है तो ये मेमोरी टू मेमोरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दिस इज़ फाइन। और अगर ऑपरेंड इस तरह से अटैच्ड है R2, इस केस में जैसे यहाँ पर R2 और R2 है, तो अगर R2 बीच में स्टोर की इंस्ट्रक्शन एड्रेस कंप्यूटेशन में यूज़ हो रही है तो इसको एक 1 स्टेज अर्लियर डाटा चाहिए। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टेज में अगर डाटा इसने यूज़ करना है तो इसको मेमोरी स्टेज के से एक क्लॉक साइकिल के बाद आना पड़ेगा। तो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल डिले। तो 7th अगर क्लॉक साइकिल में लास्ट वाली स्टोर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन आती है तो छठे क्लॉक साइकिल का डाटा 7th क्लॉक साइकिल में फॉरवर्ड किया जा सकता है, जो छठे क्लॉक साइकिल में हमें डाटा मेमोरी के आउटपुट से मिला था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए कि यार अगर फॉरवर्ड करना पड़ रहा है तो कितना फॉरवर्ड, कौन सी स्टेज से फॉरवर्ड होगा, और अगर डिले देना पड़ रहा है तो कितना डिले देना पड़ेगा। सही है, समझ आइए को नहीं आई? यार बाकी बताओ, तो बाकी लोगों को नहीं समझ आई। चले मैं कुछ एग्जांपल और करता हूँ तो इससे फर्दर क्लियर हो जाएगा। लेट्स अज्यूम दिस इज अनदर केस। इसको प्रोसेस करें। 3 इंस्ट्रक्शन है जी, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है और उसके बाद लोड है। पहले आप देखिए हैजर्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं। 1 2 में जो हाँ, सब्ट्रैक्शन और लोड में कौन सा हैजर्ड है? उसमें तो हैजर्ड नहीं है। 1 2 में हैजर्ड है। हाँ, तो इसका क्या सोल्यूशन है? पहली दो का देख लेते हैं, पहले दो का क्या सोल्यूशन है। यार अगर देखें, अगर हमारा फॉरवर्ड से काम चलता हो तो हमने पहले देखना है कि पहली प्रायोरिटी है कि डाटा फॉरवर्ड हो जाए। अगर फॉरवर्डिंग की सिनेरियो ना बन रहा हो तो फिर स्टॉलिंग की तरफ जाना है हमने। ठीक है, तो डाटा अगर मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, लेट्स अज्यूम कि पहली इंस्ट्रक्शन इधर आ जाती है, अगर दूसरी इंस्ट्रक्शन इधर आ जाती है, तो अब आप इसको प्रोसेस करें। जो एग्जीक्यूशन स्टेज की आउटपुट पे रिजल्ट है, अगर मैं पहली इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, थर्ड क्लॉक साइकिल के आउटपुट पे R2 + 3 अवेलेबल होगा। ठीक है, जो R2 + R3 है उसको मैंने R1 में राइट करवाना है, तो मैं राइट भी कर लूँगा उसको, और उसी के पैरेलल में मैं अगर इसको यूज़ भी कर लेता हूँ
तो हम एक क्लॉक साइकिल बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, मैंने अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन में मुझे R1 कब चाहिए, एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए। तो एग्जीक्यूशन स्टेज बेसिकली फोर्थ क्लॉक साइकिल में आ रही है दूसरी इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो थर्ड क्लॉक साइकिल में जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है, अगर उसको मैं फोर्थ क्लॉक साइकिल में यूज़ कर लेता हूँ तो दिस विल सेव अ क्लॉक साइकिल, दिस विल सेव आवर टाइम। तो ये थर्ड से फोर्थ क्लॉक साइकिल में डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों फॉरवर्ड हो जाएगा? क्योंकि R2 प्लस R3 पहली इंस्ट्रक्शन ने ALU में कंप्यूट कर लिया है। तो 3 क्लॉक साइकिल्स के बाद रिज़ल्ट अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम करते ही हैं कि थर्ड साइकिल की आउटपुट को फोर्थ क्लॉक साइकिल में अगली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज में दे देते हैं। तो इस तरह से हम टाइम बचा लेते हैं, डाटा R1 की अपडेट होने का इंतज़ार नहीं करते। ओके, हाउ अबाउट अगर इसके बाद ये लोड की इंस्ट्रक्शन आ रही है। लोड की इंस्ट्रक्शन को देखिए, अब डाटा चाहिए कब इसको, R1 इसको चाहिए ना, R1 इसको चाहिए। लोड की इंस्ट्रक्शन को कब चाहिए होता है? लोड की इंस्ट्रक्शन को अगर R1 चाहिए इस केस में तो उसने एड्रेस कैलकुलेशन करनी है ना। एड्रेस कैलकुलेशन तो ALU में करेगा। तो इसको डाटा तो इसको डाटा कहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन को डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए। अब जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का डाटा जो एग्जीक्यूशन स्टेज पर अवेलेबल था थर्ड क्लॉक साइकिल में, वो फोर्थ क्लॉक साइकिल में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि मेमोरी एक्सेस स्टेज रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हो ही नहीं रही होती। तो डाटा इस मेमोरी की आउटपुट से इस मेमोरी के साथ हम पैरेलल में से एक लाइन लगा सकते हैं जो बेसिकली मेमोरी की आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं करी। तो डाटा बेसिकली फोर्थ क्लॉक साइकिल से फिफ्थ क्लॉक साइकिल में फॉरवर्ड किया जा सकता है, जो बेसिकली मेमोरी से एग्जीक्यूशन स्टेज में जा रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में दो फॉरवर्ड की केसेस होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये है, इस केस में क्या कहते हैं, पहले दो इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2। क्या होगा? क्या कह रहे हो? इस डॉक्यूमेंट की बात करो। ये जो अभी मैंने शुरू करना है, अच्छा ओके। रजिस्टर R1 का रिज़ल्ट है जो हमने लोड वाली इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इसमें जो डाटा है वो बेसिकली R1 की वजह से इसको हम फॉरवर्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शन ओनली। फॉरवर्डिंग से जस्ट फॉरवर्डिंग से रिजॉल्व हो जाएगा। वन और टू के दरमियान तो कौन सी स्टेज से डाटा फॉरवर्ड होगा और आगे किधर जाएगा? एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन हो जाएगा ना, क्या कहते हैं? क्योंकि लोड की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में एड्रेस चाहिए ना R1 का। ओके, हाउ अबाउट 1 एंड 3? 1 का डाटा हमें 3 में भी चाहिए ना, R1 चाहिए हमें। अगर मैं थर्ड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे दे देता हूँ इसको, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए। पहला तो फॉरवर्ड उसने एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन किया है ना 1-2 के दरमियान, वही 1 वाला डाटा हमें थर्ड इंस्ट्रक्शन में भी तो चाहिए, R1 हमें थर्ड में भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी वही सिनेरियो बनता है जो अभी हमने पिछले पेज पे किया था कि मेमोरी से एग्जीक्यूशन डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा इस केस में भी। ओके, यहाँ पे मेरे ज़हन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ गया है। मैं इसको यहाँ पे लेट मी पोस्ट
सिनेरियो ये है कि जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है इसको ऊपर वाले दोनों ऑपरेंड चाहिए। ये सिनेरियो है। लेट्स से एक जो हमने अभी सॉल्व किया उसको मैं लिख देता हूँ। लेट्स से ये पहली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई। पहली से दूसरी में डाटा हमने एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। और अब सिनेरियो ये है कि मुझे सेकंड इंस्ट्रक्शन से भी डाटा थर्ड में लेके जाना है और वन से भी डाटा थर्ड में लेके जाना है। अब मुझे बताएं, इसमें हमें कोई डिले देना पड़ेगा या कोई फॉरवर्ड करना पड़ेगा? देखें, थर्ड इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड्स कौन से चाहिए? एक R1 चाहिए और एक R7 चाहिए एग्जीक्यूशन में। R1 तो हमें पता है कि थर्ड क्लॉक साइकिल के आउटपुट पे अवेलेबल था, R1 वाज अवेलेबल, ठीक है। R1 को हम एग्जीक्यूशन से भी ले सकते हैं, मेमोरी से भी ले सकते थे ना। R1 तो चलो ऐसे चला जाएगा, R1 तो चला जाएगा, मसला R7 का है ना। R7 हमें कब अवेलेबल होगा? ये मैं मेमोरी के आउटपुट पे अवेलेबल होगा ना। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ इसको कि लेट्स से दिस इज़ क्लॉक साइकिल 5, तो पाँचवें क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे R7 अवेलेबल होगा, ठीक है। अब क्या करें? मतलब जिस जिस क्लॉक साइकिल में R7 रीड हो रहा है, मुझे उसी क्लॉक साइकिल में उसको यूज़ भी करना है एग्जीक्यूशन स्टेज में। तो इस ऑपरेंड की वजह से अगर लोड के बाद लोड में अगर R7 आ रहा है और R7 में इमीडिएटली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस इंस्ट्रक्शन को डिले देना पड़ेगा। इसको अगर मैं डिले देता हूँ, लेट से इसको मैं ये यहाँ पे लेके आता हूँ फोर्थ स्टेज पे, फैच हो जाएगा। हाउ अबाउट डिकोड? अब डिकोड में उसने R1 को रीड कर लेना सेकंड हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल में R1 रीड हो जाएगा और फर्स्ट हाफ साइकिल में R1 राइट हो जाएगा। तो R1 का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। पीछे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा? वो बेसिकली R7 का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और R7 की वैल्यू को हम मेमोरी से एग्जीक्यूशन स्टेज में फॉरवर्ड कर लेते हैं क्लॉक साइकिल 5 से क्लॉक साइकिल 6 में, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को फीड करता हूँ थर्ड स्टेज में, लेट्स से दिस वाज स्टेज 3, तो थर्ड स्टेज में अगर इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन की हम देते हैं यहाँ पे, तो इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज में चूँकि मुझे R1 भी चाहिए, R7 भी चाहिए, तो R7 चूँकि सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन में रीड हो रहा है, लोड वाली इंस्ट्रक्शन में, और वो मेमोरी स्टेज में जब एक्सेस हो रहा है, तो बेसिकली इस मेमोरी स्टेज की आउटपुट पे हमें R7 मिलेगा। तो अगर मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, तो क्लॉक साइकिल 5 की आउटपुट पे हमें रजिस्टर 7 मिलेगा और क्लॉक साइकिल 5 में ही मैं उसको एग्जीक्यूशन स्टेज में यूज़ करना चाह रहा हूँ थर्ड इंस्ट्रक्शन की में। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से हम मतलब दोनों, जब मैं डाटा मेमोरी से रीड कर रहा हूँ R7 को, उसी टाइम पे अगर मैं उसको यूज़ भी करना चाह रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उसको 1 क्लॉक साइकिल का डिले देना पड़ता है। तो इसको हमने काट दिया, हमने कहा कि यहाँ पर एक स्टॉल है, इसको मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता। इंस्ट्रक्शन 3 को मैं 1 क्लॉक साइकिल का डिले दे के अगले क्लॉक साइकिल में जब मैं फैच करता हूँ, तो इंस्ट्रक्शन 3 का डिकोड स्टेज पहली इंस्ट्रक्शन के राइट बैक के पैरेलल में आ जाता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में R1 राइट हो जाएगा रजिस्टर फाइल में, सेकंड हाफ साइकिल में हम R1 को रीड कर लेंगे, तो R1 का कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, उसको हमें फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ चाहिए डाटा जो होगा वो बेसिकली हमें सिर्फ R7 चाहिए होगा, रजिस्टर 7 चाहिए होगा। और रजिस्टर 7 की वैल्यू हम देखें तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के पाँचवें क्लॉक साइकिल के आउटपुट पे हमें रजिस्टर 7 की वैल्यू अवेलेबल है। तो पाँचवें क्लॉक साइकिल से डाटा हम छठे क्लॉक साइकिल में मेमोरी स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक फॉरवर्डिंग से काम चल जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसके कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो। और इस केस में जो मैंने ये वाला एक फॉरवर्ड किया हुआ था पहली इंस्ट्रक्शन की मेमोरी स्टेज से
थर्ड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में चूंकि हमने इंस्ट्रक्शन को डिले दे दिया है, तो ये वाला जो एक फॉरवर्डिंग का एरो लगा हुआ है इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम में हमें बेसिकली दो फॉरवर्ड चाहिए। एक फॉरवर्ड हमें चाहिए रजिस्टर 1 का पहली दो इंस्ट्रक्शंस के लिए, और एक फॉरवर्ड हमें चाहिए रजिस्टर 7 का सेकंड और थर्ड इंस्ट्रक्शन के लिए। सेकंड थर्ड इंस्ट्रक्शन में मेमोरी से डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज पे जा रहा है, और फर्स्ट और सेकंड की डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज में जा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। हाँ, इसमें दो फॉरवर्ड हुए और एक स्टॉल हुआ है इस केस में। यस, हाँ, फॉरवर्ड जब आपने करना है तो 1 क्लॉक साइकिल फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब है कि डाटा 5 से 6 में जा सकता है, या 3 से 4 में जा सकता है, या सो ऑन सो फोर्थ। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल की भी हुई है कि जैसे अब ये केस था, आप इसमें ये नहीं कर सकते कि डाटा आप थर्ड क्लॉक साइकिल से, पहली इंस्ट्रक्शन के थर्ड क्लॉक साइकिल से तीसरी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में, मतलब मैं एक एरो लगाता हूँ ग्रीन में, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूंगा। मतलब अब ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। डाटा थर्ड से फोर्थ में तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, थर्ड से 5 में फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉरवर्डिंग इज़ डन ओनली 1 क्लॉक साइकिल। हाँ, इंस्ट्रक्शंस बाद में आ सकती हैं, जैसे वो इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल 1 से डाटा मैं 3 में दे सकता हूँ, जो बेसिकली फोर्थ क्लॉक साइकिल से फिफ्थ क्लॉक साइकिल में मेमोरी स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज में जा रहा है। तो 1 क्लॉक साइकिल का डिले इज़ पॉसिबल। 2 क्लॉक साइकिल का डिले जो इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए, तो इसमें ग्रीन वाला पार्ट जो था उसको मैं रिमूव कर लगा हूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसको हम डिस्कस नहीं करते, कंसिडर नहीं करते अपने इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें। ठीक है, ओके, वी हैव अनदर एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स से ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को यार सॉल्व करके बताओ आप। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद बताना है। कहाँ पहली दो में फॉरवर्डिंग कौन सी स्टेज से होगी? हाँ, एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन होगा फर्स्ट टू में। लेट मी ड्रॉ इट हियर। अच्छा, फर्स्ट टू में एग्जीक्यूटर फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, और थर्ड वाली में हमें R1 चाहिए ना, उसको R1 कब चाहिए थर्ड इंस्ट्रक्शन को? यार राइट बैक से ले सकते हैं, लेकिन राइट बैक से डाटा ना लेना बहुत कॉमन नहीं है, तो इसको डाटा बाद में इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। मतलब इसको अगर मैं फॉरवर्डिंग में लिटरेचर में देखता हूँ तो राइट बैक से डाटा फॉरवर्ड नहीं करते। इसका मतलब है एक्चुअली फॉरवर्ड होता क्या है कि हम किसी स्टेज के आउटपुट से एक डाटा लेते हैं और उसको वापस उसी स्टेज में या किसी दूसरी स्टेज में फीडबैक कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन को देखता हूँ, इसका मतलब यह है कि ALU के आउटपुट से डाटा मैंने लिया है और वापस उसी ALU को दे दिया है। समझ रहे बात को? क्योंकि ALU का ब्लॉक तो एक ही है ना, तो ALU के आउटपुट से डाटा मैं उठाता हूँ, उसको किसी कॉम्बिनेशन लॉजिक के थ्रू, कंट्रोल सर्किटरी के थ्रू वापस मैं ALU के इनपुट पे दे दूँ। दैट मीन्स कि एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन डाटा फॉरवर्ड हो रहा है। या सिमिलरली अगर डाटा मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसका भी यही मतलब है कि मेमोरी के आउटपुट से डाटा उठा के हम मेमोरी के इनपुट पे दे रहे हैं। देर आर देर इज़ अनदर केस जिसमें मेमोरी से डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज पे जा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि मेमोरी के आउटपुट से डाटा हम उठा रहे होते हैं और ALU के इनपुट पे दे रहे होते हैं। तो ये तीन तरह से इम्प्लीमेंटेड है। राइट बैक की आउटपुट से डाटा उठा के उसको इनपुट पे लेके आते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि ये कॉमन नहीं है उतना ज़्यादा, ये बहुत रेयर केस है। तो इस केस में भी जो डाटा फॉरवर्ड हो रहा है वो बेसिकली आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि डाटा मेमोरी से एग्जीक्यूशन स्टेज में फॉरवर्ड हो रहा है। डाटा उसको एग्जीक्यूशन स्टेज में मिल जाएगा, लेकिन वो यूटिलाइज उसको बेसिकली मेमोरी की अगले साइकिल में करेगा। अगर इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ क्लॉक साइकिल 6, पाँचवें साइकिल में डाटा उसको मिल जाएगा सही, लेकिन वो यूज़ उसको छठे साइकिल में कर लेगा उसको मेमोरी एक्सेस स्टेज में। ठीक है, तो ये सिनेरियो जिस तरह से चल जाते हैं। तो दो तरह के फॉरवर्ड होंगे इसमें। Okay, let's practice for a few more examples. मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यार। क्वेश्चन ये है कि राइट, एक इंस्ट्रक्शन पेयर चाहिए हमें। राइट इंस्ट्रक्शन पेयर
जिसमें एक डाटा एजेड हो और एक फॉरवर्ड भी हो, कौन सी इंस्ट्रक्शन होंगी बताएं। मैं यहाँ पे इसको प्लेस, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमने प्रैक्टिस करनी है थोड़े से क्वेश्चंस की। लेट्स अज्यूम कि हमने एक इंस्ट्रक्शन पेयर चाहिए हमें, जिसमें ये इसको क्या हुआ है, अच्छा वो नीचे चला गया, इसको भी डिवाइड कर दिया उसने। एक फॉरवर्ड हो और एक उसमें स्टॉल हो, हमें ये इंस्ट्रक्शन पेयर निकालना है, क्या होगा? वही तो आपने बताना है ना, वही दो इंस्ट्रक्शन तो आपने लिखनी है। समझे नहीं? आपने प्रोग्राम लिखना है ना यार, आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें सो ओके, ऐड R1 2 3 कर लूँ। दो इंस्ट्रक्शन चाहिए, दो इंस्ट्रक्शन चाहिए बस। अच्छा, लोड कर लिया। अच्छा, इसके बाद स्टोर कर लेते हैं। ओके, R200 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें स्टॉल की ज़रूरत है। बताओ यार किधर गए हो, बाकी लोग किधर गए हो? फैजान चक्कर दे रहा है मुझे। फैजान चक्कर दे रहा है मुझे, बताओ ये ठीक है, ये काम करेगा इस तरह से? किधर हैं बाकी लोग, किधर हैं यार? फ़हीम, फ़हीम, दिशान, सुमेरा, अदील, उमर। नहीं मतलब बाकी किसी ने नहीं बताना? हाँ, इंस्ट्रक्शन यार दो ही करनी है हमने। इंस्ट्रक्शंस दो ही हैं। यार मैं बताता हूँ देखें इसमें ना सिनेरियो ये है कि मैं पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे देता हूँ ऐड वाली, दूसरी इंस्ट्रक्शन अगर मैं इधर दे देता हूँ, पहली इंस्ट्रक्शन का रिज़ल्ट हम नीचे यूज़ करें ना, रिज़ल्ट हमें अवेलेबल है 3 क्लॉक साइकिल्स के बाद अवेलेबल है, ठीक है। और उस रिज़ल्ट को मुझे नीचे वाली इंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है 4th क्लॉक साइकिल में, या उसकी जो स्टोरेज या जो मेमोरी एक्सेस स्टेज है, तो मुझे डाटा यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मुझे डिले देने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताओ आप। मैं डाटा आराम से यहाँ से फॉरवर्ड कर सकता हूँ इसको, मेमोरी स्टेज से मेमोरी स्टेज में फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो 4 से 5 में फॉरवर्ड हो जाएगा ना? यार देखो मैं ना एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे बताना। लेट मी चूज ऑल ऑफ इट। मैं अगर पहली इंस्ट्रक्शन इसमें लोड वाली कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कोई ऑफसेट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 300 है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन में मैं कोई भी यूज़ कर लेता हूँ
कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ जिसमें लेट से मुझे डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए। लेट से वी राइट इट ऐड R1 2 और लेट से R4 कर लेता हूँ मैं। आप बताएं, इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें या नहीं करना पड़ेगा? लोड की इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट कब अवेलेबल होता है? अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है ना, इस प्रोग्राम को तो आप सॉल्व करें ना। आप मुझे कोड ना बताएं ना। मैंने एक कोड लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको आप प्रोसेस करके बताएं कि ये ठीक है या गलत है, ये बता दें आप, इतना तो बताएं। इंस्ट्रक्शन पेयर लिखा है मैंने, किसको वेरीफाई करें? ये वेरीफाई नहीं होता, कंडीशन को मीट नहीं करता। देखो मैं बताता हूँ, इसमें डिफरेंट है। अगर मैं लोड की इंस्ट्रक्शन देता हूँ, यहाँ पे लोड की इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड कब अवेलेबल है? फोर्थ क्लॉक साइकिल में अवेलेबल है, 4 के बाद अवेलेबल है ना, ठीक है। और दूसरी इंस्ट्रक्शन को वो कब चाहिए उसको? फोर्थ में चाहिए ना उसको, उसने ऐड करना है ना R1 को, फोर्थ में चाहिए ना, एग्जीक्यूशन स्टेज में चाहिए। तो पॉसिबल तो नहीं है, गलत नहीं हो जाएगा? फिर क्या करें? इसको अगर मैं डिले देता हूँ 1 क्लॉक साइकिल का, मैं अगर इंस्टॉल करता हूँ और इसको डिले दे के नीचे ले आता हूँ, इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज आ जाएगी 5वें क्लॉक साइकिल में। फिर फिर डाटा 4th क्लॉक साइकिल का 5th क्लॉक साइकिल में यूज़ नहीं हो जाएगा। सही है, हो जाएगा, ठीक है, आप समझाइए। तो टाइम कितना लगता है इसमें? कितने क्लॉक साइकिल लगे हैं प्रोग्राम में? 7 है ना। और इस वाले में कितने लगे थे जिसमें हमने कहा था कि एक स्टॉल और एक फॉरवर्ड आप अगर आप करना चाह रहे थे, लेकिन ये प्रोग्राम गलत था ना। इसमें हमें जो हमने सॉल्व किया है, मैं इसको चलें ऐसे ही कर लेता हूँ, इसको हम ज़ीरो स्टॉल कर देते हैं क्योंकि स्टॉल हमने किया ही नहीं है ना। इसमें टाइम कितना लगा हमें? इसमें 6 लगे हैं ना, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले एग्जीक्यूट हो गया था, ओके। यार कोई ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें फॉरवर्डिंग, मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ यहाँ पे। बताएं जी, बताएं बताएं। यार उसको तुमने सॉल्व किया है? नहीं, तुमने गलत सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो उसको। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिर्फ एक स्टॉल होना चाहिए, 2 इंस्ट्रक्शंस पेयर ऐसी लिखनी है जिसमें सिर्फ एक स्टॉल हो। राइट इंस्ट्रक्शंस ऐसे कर लेते हैं जिसमें सिर्फ एक स्टॉल हो। 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसको इमेज को पेस्ट कर लेता हूँ और इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। बताएं जी, इंस्ट्रक्शंस बताएं। लिख लिया? किसी ने ट्राई किया, किसी और ने ट्राई किया? बताएं। चलिए आप एक दफ़ा लिखवाएं, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। लेट्स से लोड वर्ड है, ऑपरेंड इज़ R1 और 2,
सम ऑफसेट लेट से 222। ओके, पहली इंस्ट्रक्शन होगी। दूसरी बताएं। ऐड कर लेते हैं। ऐड में हमें R1 चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, ओके। लेट्स से R3 R4 R1 इस तरह से ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, अगर मैं यही दो अज्यूम कर लेता हूँ तो इसमें मुझे डिले देना नहीं पड़ेगा? कितना डिले देना पड़ेगा? लोड की हाँ, लोड की आउटपुट हमें 4 क्लॉक साइकिल में मिलेगी। और मुझे अगर इसको एग्जीक्यूशन स्टेज में यूज़ करना है, और मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि फॉरवर्डिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है, फॉरवर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि मुझे डिले देना पड़ेगा। कितना डिले देना पड़ेगा ऐड वाली इंस्ट्रक्शन को? 1 का या 2 का? हाँ हाँ। यार, इसको इतना डिले नहीं देना कि इसका जो डिकोडिंग स्टेज है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के राइट बैक के पैरेलल में आ जाए। तो इसको तो 2 क्लॉक साइकिल्स का डिले चाहिए ना। मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो हमें 2 स्टॉल्स चाहिए इस केस में। अगर मैं 2 स्टॉल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब है कि सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एक्चुअली इधर फैच होगी। 4th क्लॉक साइकिल में फैच हुई है। अब अगर डिकोड इसका 5वीं क्लॉक साइकिल में पहली इंस्ट्रक्शन के राइट बैक के पैरेलल में आता है तो फिर मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। टाइम कितना लगेगा इस केस में? कितने क्लॉक साइकिल लग जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यस, 8 क्लॉक साइकिल हो जाएंगे अगर इस केस में हो। तो वो मसला नहीं हल हुआ अभी तक। तो ये मतलब ये क्वेश्चन सलूशन गलत हो गया। मैं काम ये करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि इसमें सिर्फ दो स्टॉल्स थे। ठीक है, हम इसी प्रॉब्लम को दोबारा कोशिश करते हैं। हमने करना क्या, हम चाहते हैं कि 1 स्टॉल वाला सलूशन हो। मैं इसको इमेज को दोबारा पेस्ट करता हूँ। यार, देखते हैं ना, देखते हैं। ये देखो, 2 से 3 इंस्ट्रक्शंस चाहिए हमें। ठीक है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। यू कैन राइट 3 इंस्ट्रक्शन वेल। सिर्फ मसला ये है कि हमने स्टॉल 1 क्लॉक साइकिल करना है, ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो ये कोड मैं पहले वाला काट देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आप बताएं दोबारा से। यार, मैं एक सोल्यूशन लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, लेट्स से ये है। इसमें मैं करता ये हूँ कि मैं इस इंस्ट्रक्शन में ना ऑपरेंड सारे इंडिपेंडेंट रख लेता हूँ। इसके बाद मैं कोई इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे R1 चाहिए। लेट्स से सब्ट्रैक्शन और 5। लेट्स से इसको मैं 6 करता हूँ और 7 करता हूँ, और इसके बाद मैं R1 करता हूँ। हाउ अबाउट दिस? देखें, पहली इंस्ट्रक्शन दी हमने, R1 अवेलेबल है 4th क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे। दूसरी इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली चल जाएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डिफरेंट रजिस्टर हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन में अगर यहाँ पे लेके आता हूँ तो थर्ड इंस्ट्रक्शन का डिकोड बेसिकली मेमोरी की पैरेलल में आ जाएगा। तो अगर फॉरवर्डिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि डिकोड हैज़ टू बी इन पैरेलल विद द राइट बैक स्टेज। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन का डिकोड 5वीं स्टेज में आना चाहिए, 5th क्लॉक साइकिल में। तो इसको हम 1 साइकिल का डिले देंगे। अगर मैं इसको डिले दे के नीचे लेके आता हूँ तो इसका मतलब है कि अगर फैच होता है 4th क्लॉक साइकिल में, डिकोड राइट बैक स्टेज के पैरेलल में नहीं, डिकोड स्टेज में ऑपरेंड रीड हो जाते हैं ना, रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड रीड हो जाते हैं। हम अस्यूम यही कर रहे हैं कि फॉरवर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है ना, सिर्फ स्टॉल ऑप्शन है। तो अगर मुझे वेट करना है ऑपरेंड्स के लिए
तो फिर एग्जीक्यूशन स्टेज को आगे ले जाना पड़ेगा, डिकोडिंग को राइट बैक के पैरल में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स जो हैं वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 5 6 7 8 हो जाएंगे। ठीक है।